हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं विदेशी विनिमय चैप्टर का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैंने आपको 4 क्लासेस प्रोवाइड की हुई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लेना, चैप्टर आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज इस चैप्टर का पार्ट 5 बना रहा हूं, जिसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का मैं आपको सिखा के जाऊंगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, फिर हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति। देखो, सभी बच्चों को पता है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि मांग किसके द्वारा किया जाता है और पूर्ति किसके द्वारा किया जाता है। अगर हम विदेशी विनिमय की मांग की बात करें तो वो हमारे देश के लोगों के द्वारा, मैं इंडिया के बिहाफ पर बात कर रहा हूं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडिया के बिहाफ पर बात कर रहे हैं कि इंडियंस के द्वारा विदेशी विनिमय की मांग की जाएगी और बाहर वालों के लोगों के द्वारा, विदेशी लोगों के द्वारा विदेशी विनिमय की पूर्ति की जाएगी। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि देखो, अगर हम डॉलर के ऊपर बात कर लेते हैं तो डॉलर में इंडिया और अमेरिका इन्वॉल्व होगी। अगर इंडिया का कोई व्यक्ति अमेरिका से कोई भी सामान खरीदना चाहता है, वस्तु खरीदना चाहता है, सेवा खरीदना चाहता है, अमेरिका में घूमने जाना चाहता है, तो उसे डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो इंडियंस अमेरिका से सामान खरीदने के लिए, वस्तु सेवाएं खरीदने के लिए, घूमने जाने के लिए किस चीज की मांग करते हैं? डॉलर्स की मांग करते हैं। तो डॉलर की मांग करेंगे इंडियंस, ठीक है, लेकिन डॉलर की सप्लाई कौन करेगा? अमेरिकन्स। देखो, अमेरिकन भी तो इंडिया में घूमने के लिए आते हैं, अमेरिकन भी तो इंडिया के अंदर से सामान खरीदते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, सेवाएं खरीदते हैं, तो उन्हें किस चीज की जरूरत होती है? रुपीस की। तो वो हमारे बैंकों से या फिर अपने देश के बैंकों से क्या करते हैं? रुपीस ले लेते हैं और उन्हें डॉलर दे देते हैं। वो डॉलर फिर हमारे इंडिया में आ जाता है, तो हमें जब डॉलर की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं? रुपीस देकर और बदले में डॉलर ले लेते हैं और वहां से सामान खरीद लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्ति की जाएगी विदेशों के द्वारा विदेशी विनिमय की, और मांग की जाएगी हमारे देश के लोगों के द्वारा। तो आइए समझते हैं विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति। मांग और पूर्ति आप समझ गए होंगे, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा ही विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। विदेशी विनिमय की मांग का स्रोत क्या है? मांग कहां से, मांग किसके द्वारा की जाती है? घरेलू निवासियों के द्वारा की जाती है। और किस लिए की जाती है? विभिन्न कार्यों के लिए की जाती है। और वो कार्य क्या है, जरा मैं आपको समझाता हूं। इंडिया का कोई व्यक्ति अगर विदेशों से, हम यहां पर अज्यूम कर ले रहे हैं अमेरिका से, अगर इंडिया का कोई व्यक्ति अमेरिका से कोई वस्तु और सेवा खरीदना चाहता है तो वो रुपीस में तो नहीं खरीद पाएगा, उसे डॉलर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें डॉलर की क्या करनी पड़ेगी? मांग करनी पड़ेगी। अगर हम अमेरिका में, विदेशों से मैं यहां पर अमेरिका एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग समझ जाना। अमेरिका में दुकान, मकान, फैक्ट्री में अगर हमें निवेश करना है तो हम रुपीस में तो नहीं करेंगे, हमें डॉलर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। विदेश में अगर हम पर्यटक के तौर पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, विदेशों में जाने वाले पर्यटकों की विदेशी मांग को पूरी करना, अगर हमारे देश के लोग विदेशों में घूमने जाना चाहते हैं तो उन्हें विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी और वो विदेशी मुद्रा की हमारे देश में मांग करेंगे। विदेशी मुद्रा में सट्टेबाजी के लिए बहुत सारे लोग हैं जो स्पेकुलेशन बिजनेस करते हैं, सट्टेबाजी की क्रियाएं करते हैं, यानी कि डॉलर खरीद लिया कम रेट पर, जब डॉलर के रेट बढ़ते हैं तो फिर उसको बेचते हैं। तो स्पेकुलेशन बिजनेस करने के लिए, सट्टेबाजी की क्रियाएं करने के लिए भी हमें विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया कि विदेशी मुद्रा की मांग कब कब की जाती है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको विदेशी विनिमय की पूर्ति पर भी लेकर चलता हूं। पूर्ति कौन करेगा? विदेश के लोग करेंगे। अरे जैसे हम अमेरिका से सामान खरीद रहे हैं, अमेरिका वाले भी हमारे देश से सामान खरीदते हैं। हम अमेरिका घूमने जा रहे हैं तो हमें डॉलर की जरूरत है, अमेरिका वाले भी तो इंडिया में घूमने आएंगे तो उनको रुपीस की जरूरत होगी, लेकिन उनके पास डॉलर है तो वो क्या करेंगे? डॉलर से रुपीस में चेंज करवाएंगे तो हमारे देश के पास डॉलर आ जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। इसका स्रोत क्या है? विदेशी विनिमय की पूर्ति विदेशियों के द्वारा की जाती है, बस ये बात याद रखना है। विदेशी विनिमय की पूर्ति, विदेशी विनिमय की पूर्ति विदेशियों के द्वारा की जाती है, उस देश के दूसरे देशों के लोगों के द्वारा की जाती है। जैसे डॉलर की पूर्ति अमेरिकन करेंगे, है ना, इसी तरीके से येन की पूर्ति जापान वाले करेंगे इंडिया के अंदर, जब विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी विनिमय में भुगतान किया जाता है। अब जरा मैं आपको समझाता हूं कि विदेशी विनिमय की पूर्ति कैसे हो पाएगी। इंडिया के लोग
अगर जापान से वस्तु सेवाएं खरीदते हैं तो हमें येन की जरूरत पड़ती है। जापान में घूमने जाना चाहते हैं, जापान में पढ़ने जाना चाहते हैं, तो वहां पर खर्च करने के लिए हमें येन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग येन की मांग करते हैं, भाई हमें येन चाहिए, जरूरत है, ठीक है। लेकिन सवाल यह कि हमारे देश में भी तो येन आना चाहिए। हम अपने किसी बैंक के पास जाते हैं, हम बोलते हैं कि एक काम करो कि हमसे रुपया ले लो और हमें बदले में जापान की करेंसी दे दो, हमें जापान जाना है, हमें जापान में जाकर खर्च करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे उस बैंक के पास जो है, हमारे उस बैंक के पास येन यानी जापान की करेंसी कहां से आएगी? उसके पास जापान की करेंसी तब आएगी जब जापान के लोग यानी कि विदेशों के लोग, हम विदेश बोल रहे हैं बार बार, तो आप किसी भी देश को ले सकते हो यहां पर, जब विदेशियों द्वारा उस देश मतलब मैं इंडिया की बात कर लेता हूं, इंडिया की वस्तु तथा सेवाओं की खरीद, अगर जापान के लोग हमारे देश के अंदर हमारे देश की वस्तु और सेवाएं खरीदेंगे तो हमारे देश के अंदर उस देश का पैसा आ जाएगा, यानी कि उस देश की करेंसी की जो सप्लाई है, पूर्ति है, वो हो जाएगी। विदेशों से प्राप्त साधन आय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती है। इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो जापान में जाकर काम करते हैं, अमेरिका में जाकर काम करते हैं और वहां पर अपनी सैलरी उस देश की मुद्रा में पाते हैं, लेकिन जब वो इंडिया में आते हैं तो उस देश की मुद्रा को कन्वर्ट करवाते हैं रुपीज में, तो हमारे देश के पास उस देश की मुद्रा आ जाती है। विदेशी पर्यटकों का उस देश में भ्रमण, जापान और अमेरिका जैसे देशों के लोग हमारे देश में जब घूमने आते हैं तो वो अपने देश की करेंसी लाते हैं और यहां पर लाकर चेंज करवाते हैं, जिससे हमारे देश में उन लोगों की मुद्राओं की पूर्ति हो जाती है। विदेशी मुद्रा में सट्टेबाजी गतिविधियां, उस देश के लोग भी तो हमारे देश की करेंसी में क्या करते होंगे? सट्टेबाजी करते होंगे, जैसे हमारे देश के लोग करते हैं, तो हमारे देश में उन देशों की मुद्राएं आ जाती है। विदेशी कंपनियों द्वारा उस देश में निवेश, अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आती है, जापान की बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आती है ना, बहुत सारे देशों की कंपनियां हमारे देश में आती है और हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जमीनें खरीदती है, मकान खरीदती है, बिल्डिंग खरीदती है, तो उस देश की करेंसी हमारे देश में आ जाती है। अब मैंने दो बातें यहां पर समझा दी कि विदेशी विनिमय की मांग किसके द्वारा की जाएगी? घरेलू निवासियों के द्वारा। हमारे देश के लोग क्या करेंगे? मांग करेंगे और उस देश की पूर्ति उस देश की करेंसी की पूर्ति उस देश के लोग करेंगे। जैसे डॉलर की मांग इंडियंस करेंगे, यानी डॉलर की मांग हम लोग करेंगे, लेकिन डॉलर की पूर्ति तो अमेरिकन ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मांग और पूर्ति के स्रोत आपको समझा दिए। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि मांग के दो स्रोत बता दो, पूर्ति के दो स्रोत बता दो, तीन बता दो, ठीक है, और भी इसके स्रोत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दर और मांग में क्या संबंध होता है और दर और पूर्ति में क्या संबंध होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। $1 का रेट है 60 रुपए, ठीक है। $1 का रेट क्या है? 60 रुपए। अब $1 का रेट हो गया, मान के चलते हैं 62 रुपए। अब यहां पर दर बढ़ा या कम हुआ, पहले इसको समझना है, क्योंकि ये समझ लेंगे ये चीज हमारे को समझ में आ जाएगा। पहले इंडिया के लोगों को जब $1 खरीदना होता था, इंडिया के लोगों को जब $1 खरीदना होता था तो उन्हें कितने रुपए देने पड़ते थे? 60 रुपए देने पड़ते थे। अब इंडिया के लोगों को जब $1 खरीदना है तो अब 62 रुपए देना पड़ रहा है। इसका मतलब यहां पर दर बढ़ गया। क्या हो गया? यहां पर दर बढ़ गया। तो दर बढ़ने का मतलब आपको समझ में आया होगा कि दर बढ़ने का मतलब होता क्या है। $1 बदले पहले $1 हमारे को 60 रुपए मिल रहा था, अब $1 62 रुपए मिल रहा है, तो इसका मतलब दर बढ़ गया। जब दर बढ़ता है तो मांग कम हो जाती है। एक बात आप मुझे बताओ, अगर डॉलर का रेट बढ़ेगा तो हम डॉलर के साथ डीलिंग कैसे करेंगे? कम करेंगे। यार $1 की अगर हम बात करें तो $1 पहले 60 रुपए में था, तो हम अमेरिका से सामान बहुत ज्यादा खरीद रहे थे, अमेरिका में घूमने भी जा रहे थे, हम मान रहे थे कि डॉलर अभी सस्ता है। लेकिन जैसे ही डॉलर 62 रुपए होगा तो डॉलर अब हमारे लिए महंगा हो गया, तो अब हम डॉलर की मांग करनी क्या कर देंगे? कम, क्योंकि जो डॉलर पहले 60 में मिल रहा था वो 62 में मिल रहा है, यानी कि ये तो हमारे लिए दिक्कत की बात है। तो हम मांग क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। सेम ऐसे ही जो डॉलर 60 रुपए का था, अगर वो घटकर 58 रुपए हो जाए तो इसका मतलब यहां पर फिर दर क्या हो गया? कम हो गया। और दर कम होगा इसका मतलब डॉलर हमारे लिए सस्ता हुआ। डॉलर हमारे लिए सस्ता हुआ इसका मतलब अमेरिका हमारे लिए सस्ता हो गया। अमेरिका में घूमना जाना आसान हो गया, अमेरिका से सामान खरीदना आसान हो गया, अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें वस्तु और सेवाएं खरीदनी अमेरिका से आसान हो गया। तो आप देखोगे कि जब डॉलर का दर बढ़ेगा तो मांग कम होगी और दर कम होगा तो मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि दर और मांग में विपरीत संबंध है। तो देखो, मात्रा और मांग को मैंने यहां दर्शाया है और डॉलर की कीमत रुपए में मैंने यहां दर्शाया है।
दोनों के अंदर विपरीत संबंध है तो डायग्राम इस शेप में बनेगा आपका। याद है ना 11th क्लास में मांग वक्र बनाते थे तो वो ऐसा ही बनता था, ठीक है। तो ऐसा ही बनेगा डायग्राम इसका। इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक ढाल वाला वक्र, ठीक है। मैं मान के चलता हूं पहले ए पॉइंट पे था, तो ए पॉइंट पे था तो डॉलर की मांग थी एम, ओ से लेकर एम, ठीक है। और डॉलर का दर जो था वो ओ से लेकर आर। अब चेक करो, अब यहां पर चेक करना, जैसे ही आपने रेट को कम करा, मैंने रेट को कम करा, आर से लेकर R1 करा, जैसे हम रेट को कम करेंगे डॉलर की मांग क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। अगर आप डॉलर का रेट घटा दोगे, अगर आप डॉलर का रेट क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो डॉलर की दर क्या होने लग, डॉलर की मांग क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन है, दर घटने पर मांग बढ़ने के कारण। ऐसा क्यों होता है कि दर घट जाती है तो मांग बढ़ जाता है। दर घटने का मतलब क्या है, यानी डॉलर का प्राइस कम होने का मतलब क्या है। $1 पहले 60 रुपए का मिल रहा था, अब $1 58 का मिल रहा है। इसका मतलब डॉलर का प्राइस कम हो गया, डॉलर का रेट कम हो गया। दर बोल लो, रेट बोल लो, ठीक है। डॉलर का रेट यहां पर क्या हो गया, कम हो गया। आपको यह समझना होगा कि जब डॉलर का रेट सस्ता होता है तो अमेरिका हमारे लिए सस्ता हो जाता है, यानी कि अमेरिका में हम घूमने जाना बढ़ा देंगे, अमेरिका के अंदर की वस्तु और सेवाएं हमारे लिए खरीदना आसान हो जाता है, ठीक है। तो जब भी दर कम होता है, जब भी दर कम होता है, दर घटने पर मांग बढ़ने के क्या कारण है। दर घटने पर अमेरिका की वस्तु और सेवाएं हमारे लिए आयात में वृद्धि हो जाती है। अमेरिका की वस्तु और सेवाएं सस्ती हो जाती है, जिससे हम अमेरिका की वस्तु और सेवाएं ज्यादा खरीदने लगते हैं, यानी आयात में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए दर घटते ही मांग बढ़ने लग जाती है। पर्यटन में वृद्धि, अगर डॉलर का रेट कम होगा तो अमेरिका जाने वाले लोगों की संख्या क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लगेगी, फिर वो डॉलर की मांग ज्यादा करने लगेंगे। तो डॉलर का रेट जब भी कम होगा तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट होता है बिल्कुल पूर्ति के अंदर। दर और पूर्ति में कैसा संबंध होता है, बिल्कुल सीधा संबंध होता है। दर और पूर्ति में कैसा संबंध होता है, बिल्कुल सीधा संबंध होता है। एक एग्जांपल दे देते हैं। $1 की अगर हम बात करें तो वो था 60 रुपए। $1 कितने रुपए था, 60 रुपए। अगर मैं बोलता हूं कि $1 हो गया 62 रुपीज, तो इसका मतलब डॉलर का रेट बढ़ गया या कम हो गया, डॉलर का रेट यानी कि दर बढ़ गया। $1 के लिए हमें पहले 60 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 के लिए हमें 62 रुपीज देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब डॉलर का रेट अब बढ़ गया। डॉलर का रेट बढ़ने से फायदा किसको होगा, इंडियंस को फायदा होगा या अमेरिकन को फायदा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये, इससे फायदा होगा अमेरिकन को। देखो अमेरिकन पहले $1 लाते थे तो इंडिया के अंदर 60 रुपए का सामान लेके जाते थे, अब वो $1 लेकर आएंगे, इंडिया के अंदर 62 रुपीज का सामान लेकर जाएंगे। इसलिए अमेरिकन इंडिया के अंदर घूमने वाले लोगों की संख्या, जो अमेरिका से आएंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया अब उनके लिए सस्ता हो चुका है। इंडिया के अंदर वस्तु और सेवाएं ज्यादा खरीदने लगेंगे, क्योंकि अब इंडिया का सामान उनके लिए अब सस्ता हो चुका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ेगा, अमेरिकन के लिए इंडिया की हर चीज सस्ती हो जाएगी, इंडिया में घूमना सस्ता हो जाएगा, जिससे अमेरिकन तेजी से इंडिया से वस्तु और सेवाएं खरीदना शुरू कर देंगे, तेजी से वो लोग घूमने आना शुरू कर देंगे, जिससे डॉलर बहुत सारा इंडिया में आना शुरू हो जाएगा। तो रेट बढ़ने से डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, यानी पूर्ति बढ़ जाती है, और रेट कम होने से पूर्ति कम हो जाती है। तो याद है 11th क्लास का सप्लाई कर्व इसी तरीके का हम लोग बनाते थे। तो ये देखो सप्लाई कर्व को ऐसे लिखा, यहां पर डॉलर की मात्रा यानी कि मांग पूर्ति लिख सकते हो, और यहां पर डॉलर की कीमत। चेक करो, पहले कीमत ये था तो मांग इसकी ये थी। जैसे ही हमने दर को बढ़ाया, तो ये बी पॉइंट मान लो, जैसे हमने दर को बढ़ाया, चेक कर सकते हो मांग क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। सॉरी, पूर्ति क्या हो गई, बढ़ गई। सॉरी, पूर्ति को हमने यहां पर दिखाया था। दर बढ़ने पर पूर्ति बढ़ने के कारण, ऐसा क्यों होता है कि जैसी दर बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि अमेरिकन हमारे देश में घूमने के लिए ज्यादा आएंगे, अमेरिकन हमारे देश के अंदर का सामान क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। तो क्या होता है, हमारा निर्यात बढ़ेगा, अमेरिका को हम ज्यादा सामान खरीदेंगे और हमारा पर्यटन वृद्धि होगा। सेम इस क्वेश्चन को एग्जामिनर मोड़ कर भी पूछ सकता है। वो बोल देगा कि दर कम होने पर पूर्ति कम होने के कारण बता दो, तो हम क्या लिखेंगे, निर्यात कम होना और पर्यटन में कमी हो जाना। तो इस क्वेश्चन को वो घुमा भी सकता है, उल्टा भी कर सकता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने समझा
कि विदेशी विनिमय की मांग कौन करता है, विदेशी विनिमय की पूर्ति कौन करता है। विदेशी विनिमय के मांग के स्रोत क्या है और पूर्ति के स्रोत क्या है। विदेशी विनिमय मांग, अगर मांग की बात अगर हम करें तो इसका डायग्राम कैसे बना सकते हो और पूर्ति का डायग्राम कैसे बना सकते हो, निर्यात आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज भी हम लोगों ने समझ लिया। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही।